नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में चुनावी तारीखों का ऐलान, ईरान युद्ध पर वैश्विक हलचल, एलपीजी संकट का असर, खाड़ी देशों में सीबीएसई परीक्षाएं रद्द और कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम शामिल हैं। आइए जानते हैं दिन की पूरी अपडेट। यूएई में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए यह एक बेहद जरूरी और गंभीर चेतावनी है। यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमद सैफ अल शम्सी ने घोषणा की कि देश में ईरान युद्ध से जुड़ी भ्रामक और उकसावे वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, जिनमें 19 भारतीय नागरिक शामिल हैं। पहले बैच में शनिवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2 भारतीय थे, और रविवार को 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 17 भारतीय थे। सभी पर देश के साइबर क्राइम कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे हैं जिन्होंने मिसाइल अवरोधन की असली वीडियो फुटेज प्रसारित की, जिसे सरकार ने सार्वजनिक चिंता भड़काने वाला बताया। दूसरी श्रेणी में वे हैं जिन्होंने एआई से बनाई गई या यूएई से बाहर की घटनाओं की फर्जी वीडियो साझा की। तीसरी श्रेणी में वे हैं जिन्होंने किसी शत्रु राष्ट्र का महिमामंडन करने वाली सामग्री पोस्ट की। यूएई में ईरानी हमलों की तस्वीरें या वीडियो लेना और साझा करना सख्त वर्जित है, और इसके लिए जेल, भारी जुर्माना और देश निकाला तीनों हो सकते हैं। कतर में 300 और बहरीन में 6 लोग पहले ही इसी तरह के आरोपों में हिरासत में हैं। 98वें ऑस्कर समारोह में 2 फिल्मों के बीच पूरी रात शानदार मुकाबला रहा। पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले मिला, जो उनकी 14वीं नामांकन पर पहली जीत थी, और उन्होंने अपने स्वीकृति भाषण में कहा कि यह फिल्म उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी। रयान कुगलर को सिनर्स के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिला, जो उनकी 5वीं नामांकन पर पहली जीत थी, और उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी मिला। सीन पेन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीता, लेकिन वे समारोह में मौजूद नहीं थे, और कियान कॉल्किन ने उनकी ओर से पुरस्कार लिया। एमी मैडिगम को वेपन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और के पॉप डीमन हंटर्स ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर जीती। इस समारोह में पहली बार बेस्ट कास्टिंग का ऑस्कर दिया गया, जो कैसेंड्रा कुलकुंडिस को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला। फ्रैंकेनस्टाइन ने कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप और प्रोडक्शन डिजाइन में 3 पुरस्कार जीते। वन बैटल आफ्टर अनदर ने अंततः बेस्ट पिक्चर भी जीती, और इस तरह वह रात की सबसे बड़ी विजेता फिल्म बनी। कोनान ओब्रायन के उद्घाटन भाषण की दुनिया भर में जमकर तारीफ हुई। दोस्तों, होर्मुज को फिर से खोलने की दिशा में ट्रंप की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दुनिया की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप प्रशासन इस हफ्ते होर्मुज एस्कॉर्ट गठबंधन की घोषणा करने वाला है, और गठबंधन अभी ये तय कर रहा है कि ईरानी हमले जारी रहते हुए भी ऑपरेशन शुरू करें या नहीं। इस रिपोर्ट के आते ही ब्रेंट क्रूड 2% उछलकर $100 के पार चला गया। ट्रंप ने कहा, मैं इन देशों से मांग कर रहा हूं कि वे आएं और अपने क्षेत्र की रक्षा करें, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप से बात की, लेकिन कोई वादा नहीं किया। फ्रांस ने कहा कि मिशन तभी होगा जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, यानी लड़ाई थमने के बाद। जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कहा, क्या हम जल्द इस संघर्ष का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं। जापान ने कहा कि इस अभियान की सीमा बेहद ऊंची है और इस पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा। आईआरजीसी के नौसेना प्रमुख ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकियों ने झूठ बोला कि उन्होंने ईरानी नौसेना नष्ट की और अब दूसरों से मदद मांग रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज एक बड़ा कानूनी मोड़ आया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि पहले पारित किए गए आदेशों की वजह से उन्हें इस पीठ से निष्पक्ष सुनवाई को लेकर गंभीर और उचित आशंका है। हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि मामला वर्तमान रोस्टर के अनुसार सही पीठ के पास है और पुनर्नियुक्ति का कोई प्रशासनिक आधार नहीं है। इस मामले में 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया था, जिसे सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, और 16 मार्च को सुनवाई सूचीबद्ध है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने 5-5 हजार रुपए की जमानत राशि ट्रायल कोर्ट में जमा करा दी है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, जबकि सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी सीमाएं लांघी। दोस्तों, जब देश ईरान युद्ध और एलपीजी संकट की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भी भारत का किसान आगे बढ़ रहा है और उसकी ताकत बढ़ाने का काम जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह मेला हर साल पंतनगर में आयोजित होता है, जो एशिया के सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है, और इसे उत्तराखंड के किसानों के लिए कृषि ज्ञान और नई तकनीक का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस बार मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, जैविक खेती तकनीक और फसल बीमा योजनाओं की विशेष जानकारी दी जा रही है। ईरान युद्ध की वजह से खाद की आपूर्ति में आई कमी के मद्देनजर इस बार कृषि आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक खाद के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने इस मेले में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। लेबनान से एक बेहद दुखद और क्रोध दिलाने वाली खबर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने पुष्टि की कि लेबनान के एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पर हवाई हमले में 12 लोग मारे गए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्वास्थ्य कर्मी और सुविधाएं कभी भी निशाना नहीं बनाई जानी चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। WHO के अनुसार इस पूरे युद्ध में अब तक ईरान और लेबनान मिलाकर 13 स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले हुए हैं और 4 स्वास्थ्य कर्मी मारे गए हैं। लेबनान में कुल 700 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 8 लाख से अधिक लोग बेघर हैं। हिजबुल्लाह और IRGC ने मिलकर इसराइल पर हमले जारी रखे और इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में बेरूत में हमले किए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है और इनके लिए जिम्मेदार लोगों को युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। युद्ध के 16वें दिन मोर्चे पर कई अहम घटनाएं हुई। अमेरिका ने खार्क द्वीप पर 90 सैन्य ठिकाने तबाह किए, लेकिन तेल अवसंरचना को जानबूझकर छोड़ा। टैंकर ट्रैकर्स ने पुष्टि की कि खार के 55 तेल भंडारण टैंक पूरी तरह सुरक्षित हैं और वहां से तेल निर्यात जारी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन शर्तें अभी पर्याप्त नहीं है और किसी भी समझौते में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म होना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया कि होर्मुज केवल अमेरिका और इसराइल के जहाजों के लिए बंद है और बाकी देशों के जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान युद्ध के पूर्ण अंत की दिशा में किसी भी पहल का स्वागत करता है। भारत की तरफ से MEA हेल्पलाइन 1811-7 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। भारत की कूटनीति ने एक बार फिर कमाल दिखाया और देश को ठोस परिणाम मिले। विदेश मंत्री S जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत और ईरान के बीच हुई सीधी बातचीत की वजह से 2 भारतीय LPG टैंकर शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर सके, जो मिलाकर 92,712 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे मिले हैं और ये सिलसिला जारी है। उन्होंने भारत के नजरिए से यह भी कहा कि यह बेहतर होगा कि हम तर्क करें, समन्वय करें और समाधान निकालें। जयशंकर ने कहा कि ट्रंप का होर्मुज एस्कॉर्ट गठबंधन प्रस्ताव एक अलग रणनीति है, जबकि भारत का तरीका कूटनीति के जरिए सीधे ईरान से बात करना है और दोनों एक साथ चल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने पुष्टि की कि ईरान बहुत से देशों के अनुरोध पर विचार कर रहा है और सुरक्षित मार्ग देने का फैसला ईरान की सेना करती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दोपहर 4 बजे नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में कुल 17 करोड़ 40 लाख मतदाता 2,19,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर अपना मत डालेंगे। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की थलापति पार्टी की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा होगी और पश्चिम बंगाल में LPG संकट और महंगाई बड़े चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसने दुनिया में हलचल मचा दी। कई वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ईरानी हमले में मारे गए हैं और उनके 13 मार्च के वर्चुअल भाषण में जो उन्हें 6 उंगलियां दिख रही थीं, वे इस बात का प्रमाण है कि वो वीडियो AI से बनाया गया था। नेतन्याहू के कार्यालय ने तुरंत इन दावों को पूरी तरह झूठ बताया और कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेतन्याहू ने खुद एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे हैं और मजाकिया अंदाज में हिब्रू में कहते हैं कि मैं कॉफी का दीवाना हूं, यानी मैं जीवित हूं। उन्होंने अपने दोनों हाथ दिखाए जिनमें 5-5 उंगलियां थीं। न्यूज़वीक और टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी वीडियो की जांच करके पुष्टि की कि 6 उंगलियां वाला दावा एक कैमरा एंगल की गलतफहमी थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आज एक बेहद राहत की खबर आई। 14 मार्च की रात जब भारतीय जहाज जगलाड़की UAE के फुजैरा बंदरगाह के सिंगल पॉइंट मूडिंग पर कच्चा तेल लोड कर रहा था, तभी फुजैरा तेल टर्मिनल पर ड्रोन हमला हुआ और भयंकर आग लग गई। लेकिन जगलाड़की इस हमले में बिल्कुल सुरक्षित रहा और उसने अपनी लोडिंग पूरी की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की कि यह जहाज आज 15 मार्च को सुबह 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार फुजैरा से रवाना हो गया और यह 80,800 मीट्रिक टन मुर्बान क्रूड ऑयल लेकर भारत के एक घरेलू बंदरगाह की ओर जा रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ये जगलाड़की युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने वाला चौथा भारतीय जहाज है। फुजैरा बंदरगाह ने हमले के बाद तेल लोडिंग फिर से शुरू कर दी है।
राजनीति की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर आई है। तेलंगाना पुलिस की ईगल यानी एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट फोर्स ने 14 मार्च की देर रात हैदराबाद की मोइनाबाद के पास एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पूर्व बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस में एक पार्टी चल रही थी। इस छापे में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें आंध्र प्रदेश के एलूर लोकसभा क्षेत्र के टीडीपी सांसद पुट्टा महेश कुमार भी शामिल थे। यूरिन टेस्ट में पहले नेगेटिव आने के बाद ब्लड टेस्ट में कुल 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें सांसद महेश कुमार और पूर्व बीआरएस विधायक रोहित रेड्डी शामिल थे। पुलिस ने फार्म हाउस से 2 ग्राम कोकीन और एक जर्मन रिवॉल्वर बरामद की। एक व्यक्ति ने पुलिस के आने पर हवाई फायरिंग की थी। महेश कुमार को संसद सत्र की वजह से स्टेशन जमानत दे दी गई, जबकि अन्य को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। खाड़ी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर आई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने रविवार को एक परिपत्र जारी करके घोषणा की कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच निर्धारित सभी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। यह सीबीएसई का इस क्षेत्र के लिए 1 मार्च से जारी छठा परिपत्र था। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले के परिपत्रों के तहत स्थगित की गई परीक्षाएं भी अब रद्द मानी जाएंगी। बोर्ड परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि प्रभावित छात्रों के परिणाम घोषित करने की विधि बाद में अलग से सूचित की जाएगी। भारत के 17,000 से अधिक इन देशों में फंसे छात्रों में से हजारों इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। सीबीएसई ने खाड़ी देशों के भारतीय राजदूतों और दुबई के महावाणिज्य दूत को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। 15 दिनों के खून खराबे के बाद आज पहली बार ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने दुनिया भर में शांति की उम्मीद जगाई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि तेहरान युद्ध के पूर्ण अंत की ओर ले जाने वाली किसी भी पहल का स्वागत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज केवल अमेरिकी और इसराइली जहाजों के लिए बंद है और बाकी देशों के लिए खुला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम मलबे में दफन हो गया है और उसे निकालने की कोई योजना नहीं है, जो परमाणु हथियार की चिंता को कम करता है। हालांकि अराची ने यह भी जोड़ा कि जब तक अमेरिकी और इसराइली हमले जारी हैं, औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन उनकी शर्तें अभी पर्याप्त नहीं हैं। एलपीजी संकट अब भारत के खाद्य और रेस्तरां उद्योग को सीधे बर्बाद करने पर उतारू है। नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर दरियानी ने चेताया है कि भारत के 90% रेस्तरां खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं और अगर आपूर्ति की यह समस्या बनी रही तो 5 लाख से अधिक रेस्तरां और 8 मिलियन लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। मुंबई में 2000 से अधिक रेस्तरां और होटल अभी भी बंद हैं। एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन ने दिल्ली और गुड़गांव में काम के घंटे कम कर दिए हैं। जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों की आय 40% तक गिर गई है। बेंगलुरु में गिग कर्मचारी कहते हैं कि दिन में केवल 8 से 10 ऑर्डर मिल रहे हैं, जो पहले 20 से 25 थे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर असर आने में समय लग रहा है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी की सरकारी कीमत 913 रुपए है और सरकार ने कहा है कि जब तक कच्चा तेल $130 न पार करे तब तक दाम नहीं बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दोपहर बेहद चालाकी भरा राजनीतिक दांव खेला। चुनाव आयोग द्वारा मतदान तारीखों की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले उन्होंने राज्य के पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे ये राशि 2000 रुपए प्रतिमाह हो गई। इसके अलावा उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते के आवेदन भी मंजूर किए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के ऐन पहले की गई इन घोषणाओं ने विवाद खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी घोषणाएं मतदान की तारीखों की आधिकारिक अधिसूचना से पहले की गई हैं, उनकी जांच की जाएगी और अगर वे मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई पाई गई तो आयोग उचित कार्रवाई करेगा। भाजपा ने इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की एक सुनियोजित कोशिश बताया। अगर आप नेशनल हाईवे पर नियमित यात्रा करते हैं तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने रविवार को घोषणा की कि फास्टैग वार्षिक पास की फीस वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है और यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ये बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण और संग्रह नियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। फास्टैग वार्षिक पास अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था और अभी 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये पास देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लगभग 1150 टोल प्लाजा पर मान्य है। एक बार फीस देने पर यह पास 1 साल या 200 टोल पार करने तक वैध रहता है। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप या एनएचएआई की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ी और रणनीतिक मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया और करोड़ों दलितों को राजनीतिक सशक्तिकरण दिया। ये मांग राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि दलित मतदाता असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सभी राज्यों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा ने इस मांग पर कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब ये मांग क्यों नहीं उठाई। बसपा ने इस मांग का स्वागत किया, लेकिन कहा कि वे कांग्रेस की राजनीतिक मंशा को लेकर सतर्क है। भाजपा ने अब 2 ऐसे राज्यों में बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बनाई है जहां वह अब तक अपेक्षाकृत कमजोर रही है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार भाजपा केरल में 100 से अधिक और पश्चिम बंगाल में 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। केरल में एनडीए गठबंधन बनाम वाम लोकतांत्रिक मोर्चा बनाम यूडीएफ 3 दिशाओं में मुकाबला होगा और भाजपा तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे शहरी इलाकों में अपनी जड़ें और गहरी करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होगी, जिसमें एलपीजी संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। केरल में सत्ता विरोधी लहर का फायदा भाजपा उठाना चाहती है, जबकि बंगाल में वह परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन में बदलना चाहती है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।